हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी। आई एम प्रीति सांगवान और आज हम पढ़ेंगे बीएनएस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में बेसिकली हम प्रोसीड करेंगे सेक्शन 2 की तरफ, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। बट डेफिनेशन क्लॉज पे जाने से पहले हम कुछ डिस्क्लेमर्स या फिर ये कहें कि कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये आता होगा कि बीएनएस काम किस तरह से करता है, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म बीएनएस का क्या रहेगा, बीएनएस करता क्या है ब्रॉडली। तो हमने पढ़ा है, सर रोस्को पाउंड ने कंसेप्ट दिया था सोशल इंजीनियरिंग का, और उस कंसेप्ट में उन्होंने बात की थी, जो लीगल कंसेप्ट है वो इस तरह से था कि अगर मान लो हमने कोई भी लॉ बनाना है या फिर सोसाइटी को रेगुलेट करना है तो इस तरह से करना चाहिए कि जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो मिनिमाइज हो और ह्यूमन वांट्स एंड सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हद तक सेटिस्फाई हो। उसी हिसाब से आपका बीएनएस काम करता है, जो कि कहता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ये बताता है कि अगर एक तरफ से सोसाइटी का इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, तो हम ये देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में कौन सा इंटरेस्ट प्रिवेल करना चाहिए, और लार्जर इंटरेस्ट के एवज में लार्जर इंटरेस्ट को स्पेस देने के लिए हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई ऑफेंस होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता। वो किसके खिलाफ होता है? वो सोसाइटी एज ए होल के खिलाफ होता है, वो स्टेट के खिलाफ होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई ऑफेंस होता है, तो उसमें पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। सोसाइटी एज ए होल एप्रीहेंशन में आ जाती है कि अगर ये ऑफेंस यहाँ हुआ है तो कल को सेम ऑफेंस हमारे साथ हो सकता है। तो क्राइम को हम मान के चलते हैं कि वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और सेकंड, अगर हम बात करें ऑफेंडर के केस में, तो ऑफेंडर एक इंडिविजुअल होता है, और हम क्या करते हैं, हम जब उसको पनिशमेंट देते हैं उसके काम के लिए, तो हम उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इम्प्रिजनमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब भी किसी को इम्प्रिजन रखा जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट कर्टेल होता है, लिबर्टी का, फ्रीडम का। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो हम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसको फ्री छोड़ दिया जाए, सोसाइटी में एज इट इज घूमने दिया जाए, और वो जिस तरह से एक्ट करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोसाइटी का कंप्लीट इंटरेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम कर्टेल करेंगे और सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, और ये डिराइव होता है सर रोस्को पाउंड के सोशल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट से। ऑलमोस्ट सभी लॉज इंडिया में तो बेसिकली इसी पे काम करते हैं, और उसी तरह से बीएनएस भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। सेकेंड जो चीज है, अब हम आएंगे कि सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉज है उस पे। सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस में दे रखी थी, यानी कि सेक्शन 6 से स्टार्ट होके सेक्शन 52A तक जाता था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके उनको सेक्शन 2 में कन्फाइन कर दिया बीएनएस में, दैट इज वेल नोन फैक्ट। बट हम ये देखेंगे कि सेक्शन 2 को पढ़ने से पहले हमने पढ़ना है सेक्शन 3 क्लोज 2 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 3 क्लोज टू बीएनएस का क्या कहता है? सेक्शन 3 क्लोज टू बीएनएस का कहता है कि आईपीसी में, सॉरी बीएनएस में, कोई एक टर्म कहीं पे भी डिफाइन कर दी गई है किसी भी पार्ट में, उसको इंटरप्रेट कर दिया गया है, तो अनलेस एंड अनटिल समथिंग अदरवाइज इज प्रोवाइडेड, कुछ एक्स्ट्रा कहीं जब तक नहीं लिखा हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि थ्रू आउट आईपीसी वही सेम इंटरप्रिटेशन हम समझेंगे, थ्रू आउट बीएनएस उस वर्ड को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीएनएस में डिफाइन किया गया ऑफेंस, ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज 24 आपका बीएनएस का बताता है कि ऑफेंस क्या होता है। तो जब भी कहीं पे आप बीएनएस में ऑफेंस लिखा देखेंगे पूरी के पूरे बीएनएस में, तो हम उसकी डेफिनेशन को कहां से उठाएंगे? सेक्शन 2 क्लोज 24 से। उसको हम इंटरप्रेट उस तरीके से करेंगे जो सेक्शन 2 क्लोज 24 में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर कर दी जाती है सेक्शन 3 क्लोज 2 में, यानी कि अगर बीएनएस में कहीं पे भी कुछ डिफाइंड है तो थ्रू आउट बीएनएस जब हम उसको पढ़ेंगे और वो सेम टर्म अगर हमारे सामने आती है, तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे उसी तरीके से जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज, आई बीएनएस आपका काम करता है दो चीजों पे।
फर्स्ट इज एक्टस रियस एंड सेकंड इज मेंस रिया। ये आपने सबने पढ़ा होगा कि जब तक किसी भी एक्ट के साथ कोई कल्पेबल माइंड स्टेट नहीं होती तब तक जनरली हम उस एक्ट को पनिशेबल नहीं मानते। यानी कि आपको बीएनएस में कल्पेबल बनाने के लिए, किसी भी एक्ट को पनिशेबल बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है एक्टस रियस एंड सेकंड होता है मेंस रिया। अब हम समझेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैंने दो वर्ड बेसिकली यूज किए हैं, एक होता है कल्पेबल और सेकंड होता है लायबिलिटी। यानी कि बीएनएस में दो चीज होती है, एक होती है कल्पेबिलिटी, सेकंड होती है लायबिलिटी। दोनों में कोई बहुत लार्जर डिफरेंस नहीं है, ये एक लैंग्वेज का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। कल्पेबिलिटी क्या होती है? कल्पेबिलिटी होती है कि ए ने ये एक्ट किया, इस मेंटल स्टेट के साथ किया, तो क्या उसके लिए कोई भी पनिशमेंट उसमें प्रिस्क्राइब्ड है बीएनएस में? दैट इज कल्पेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मार दिया और इंटेंशन टू किल के साथ मार दिया। एक्टस रियस है, मेंस रिया है, तो हमने समझा कि ए ने जो एक्ट किया है वो बीएनएस में कल्पेबल है। ठीक है। सेकेंड चीज है लायबिलिटी। लायबिलिटी है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। लायबिलिटी क्या होती है? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। यानी कि कल्पेबिलिटी आपकी क्या बताती है कि क्या ये एक्ट पनिशेबल है या नहीं है बीएनएस में, ये कल्पेबिलिटी होता है। और लायबिलिटी क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से एक्ट किया तो उसके लिए कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड किया है बीएनएस ने, वो लायबिलिटी कहलाती है। चार्ज जहां से हम उठाते हैं वो कल्पेबिलिटी से उठाते हैं, लेकिन जब हम आते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे तो हम लायबिलिटी चेक करते हैं कि किस हद तक इस इंसान को लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है। तो हम वापस आते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया पे। एक्टस रियस और मेंस रिया किसी भी इंसान को कल्पेबल बनाने के लिए, अब आप समझ जाएंगे कि मैं कल्पेबल के थ्रू क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी पर्सन को जिसने कोई एक्ट किया है, उसको कल्पेबल बनाने के लिए हमने दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज हमने प्रूव करनी है एक्टस रियस और सेकंड चीज हमने प्रूव करनी है मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस होता है फिजिकल कंडक्ट, कि ऑफेंडर ने क्या किया, किसी को शूट किया यानी कि किल किया, किसी के साथ रेप किया, कोई प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट मूव करी, कहीं पे ट्रेसपास किया, ये होता है एक्टस रियस। सेकंड जो चीज इसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए वो है मेंस रिया, यानी कि कल्पेबल मेंटल स्टेट। एक्टस का मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट। एक्ट, कोई भी एक्ट पनिशेबल नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को शूट किया तो शूटिंग पनिशेबल नहीं है। बी की अगर डेथ हो जाती है, बी को मार दिया जाता है, तो वो डेथ पनिशेबल है, जो किलिंग उसने करी है वो पनिशेबल है, शूटिंग पनिशेबल नहीं है। तो एक्टस जनरली आपका क्या होता है? एक्टस कंडक्ट नहीं होता, एक्टस कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है। सेकेंड वर्ड यूज हुआ रियस। रियस का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। रियस एक सिंगुलर टर्म है। जब मेंसरिया की बात करेंगे तो रिया, रियस का प्लूरल होता है रिया। एक्टस रियस, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और मेंस रिया वो मेंटल स्टेट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है क्योंकि मेंटल एलिमेंट बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटेंशन हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, मोटिव हो सकता है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज होता है रिया। लेकिन एक्टस रियस में हमने सिंगुलर वर्ड यूज किया, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब हम ये देखते हैं कि एक्टस रियस और मेंस रिया, मैंने बताया कि दोनों का कोइंसाइड करना जरूरी है। अगर कोई एक्ट किया जाता है लेकिन वो गिल्टी माइंड के साथ नहीं किया जाता, यानी कि उसमें आपका जो मेंटल स्टेट है वो गुड फेथ में किया हुआ कोई एक्ट है, या फिर वो किसी केयर में किया हुआ कोई एक्ट है, तो वो आपका एक्टस रियस तो है लेकिन उसके साथ मेंस रिया नहीं है। और जहां पे एक्टस रियस के साथ मेंस रिया नहीं है, दैट पर्टिकुलर एक्ट आपका कल्पेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर सिर्फ मेंस रिया है, एक्टस रियस नहीं है, मैंने चाहा कि मैं ए को मार दूं, लेकिन उस डायरेक्शन में मैंने कोई काम तो नहीं किया, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया और मैंने एक्चुअल किलिंग भी नहीं की, तो क्या मेरा जो मेंटल स्टेट है वो पनिशेबल है? नहीं है। यानी कि हमने समझना है कि बीएनएस में किसी भी चीज को कल्पेबल बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है।
पहला है आपका एक्ट होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और सेकंड चीज उसके साथ साथ आपका माइंड भी ऐसा होना चाहिए गिल्टी। ठीक है, तो दोनों चीजें जब आप प्रूव कर देते हैं तो आपका कोई भी एक्ट पनिशेबल हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हर एक सोसाइटी में हो सकता है कि कोई एक्ट पनिशेबल है, सेकंड सोसाइटी में वो एक्ट पनिशेबल नहीं है। कहीं पे किसी मेंटल स्टेट को हम ये मान के चलते हैं कि ये तो कल्पेबल मेंटल स्टेट है, ये तो बहुत बुरा सोचा है, लेकिन हो सकता है दूसरी सोसाइटी में वो चीज पनिशेबल ना हो, वो मेंटल स्टेट बहुत नॉर्मल लगे। तो होता क्या है कि जब भी एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, सोसाइटी का एक कलेक्टिव परसेप्शन होता है, कलेक्टिव जजमेंट होती है कि हाँ, इस सोसाइटी में ये काम करना तो बहुत हीनस है, इस सोसाइटी में ये काम करना तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि हमें लगता है वो इमोरल है, लेकिन आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहां पे वो चीज बहुत कैजुअल है, बहुत नॉर्मल है। हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते बिफोर बर्थ चाइल्ड का, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में वो पहले ही बता देते हैं कि बेटा है कि बेटी है। तो क्या हम कहेंगे कि वहां पे भी ये चीज पनिशेबल है? नहीं। मेंसरिया, एक्टस रियस हर एक सोसाइटी के कलेक्टिव जजमेंट के, कलेक्टिव परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि उनको क्या उचित लगता है और क्या अनुचित लगता है। तो हम देखेंगे कि जब भी मेंसरिया डिसाइड होता है, जब भी एक्टस रियस डिसाइड होता है, जनरली मेंसरिया कैसे डिसाइड होता है, बहुत सारे ऐसे सोशियो टेम्पोरल वेरिएशंस आपके मेंसरिया के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगे। सोशियो वेरिएशंस हम किनको कहेंगे? सोसाइटी के हिसाब से वेरिएशन। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन आपका बिफोर बर्थ पनिशेबल है, लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज में नहीं है। उसी तरह से टेम्पोरल वेरिएशंस होते हैं, यानी कि टाइम के हिसाब से भी मेंस्ट्रुआ बदलती है, सोसाइटी इवॉल्व करती है। तो हो सकता है जो चीज हमें 100 साल पहले गलत ना लग रही वो आज गलत लगने लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो चीज 100 साल पहले गलत लग रही थी वो आज नहीं लगती, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, अडल्ट्री, ये डिक्रिमिनलाइज क्यों कर दिया गया? अटेम्प्ट टू सुसाइड को रिसेंटली डिक्रिमिनलाइज किया है। क्यों किया है? ये टेम्पोरल वेरिएशन है, ये टाइम के हिसाब से हमें लगा कि ऐसा करना उचित है। ठीक है, तो इस तरह से मेंसरिया जब डिसाइड होती है तो मेंसरिया में सोशियो टेम्पोरल वेरिएशंस आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, और एक्टस रियस और मेंसरिया दोनों ही सोसाइटी डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में लॉ कैसे बनता है। लॉ बनता है सोसाइटी की कलेक्टिव जजमेंट से, यानी कि आपका इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में। वहां पे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ये बताएंगे कि ये चीज सोसाइटी में होनी चाहिए, ये चीज सोसाइटी में जायज है, वो नाजायज है। कई बार हम क्लैश कर जाते हैं कि जो मोरल है वो क्राइम नहीं है, जो इमोरल है वो क्राइम है। क्या ये सच है? कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ये सच है, लेकिन ओवरलैपिंग तो है, बट कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं है। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो आप ये मानो एक क्राइम है और ये आपका इमोरलिटी है। बहुत ऐसा एरिया है जो आपको लगेगा कि क्राइम तो है, इमोरल नहीं है, और इमोरल तो है लेकिन क्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्राइम और इमोरलिटी बहुत एक्सटेंट तक आप कह सकते हो सिनोनिम्स है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। क्राइम में क्या होता है? क्राइम आपका, फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने कोई चोरी की, और चोरी किस लिए की? कि आपको लगा कि ये बहुत वेल्दी पर्सन है, इसके पास तो बहुत मनी है, आपने वहां से चोरी की और वो धन लाके आपने गरीबों में बांट दिया। आपने कोई इमोरल काम तो नहीं किया, ना ही आपके अंदर कोई ऐसी मेंटल स्टेट थी कि आप कुछ गलत करना चाह रहे थे। आप सोसाइटी का एज ए होल आपको लगा कि मैं भला कर देता हूँ, लेकिन आपने क्या किया है? आपने चोरी की है, ऑब्वियसली वो क्राइम है, हो सकता है वो इमोरल ना हो। सेकेंड चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमोरल तो है, क्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंसीव्ड चाइल्ड को अगर अबॉर्ट करा दिया तो हमें लगता है कि पाप लगेगा, इमोरल है। बट अगर आप कुछ जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, विद इन दैट टाइम अगर आप कंसीव्ड चाइल्ड को अबॉर्ट कराते हो तो क्राइम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्राइम और इमोरल कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन 2 क्लोज 1 की, यानी कि हम प्रोसीड कर रहे हैं डेफिनेशंस पे। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन है एक्ट क्या होता है। हमने पढ़ा कि एक्ट सीरियस होना चाहिए, एक्ट सीरियस पे ही बात करेंगे सिर्फ। एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट ही एक्ट होता है, ये हमने जनरल पढ़ा। लेकिन जो आपका डेफिनेशन क्लोज कहता है वो थोड़ा सा इसको वाइडन कर देता है।
डेफिनेशन क्लोज कहता है कि एक्ट में आपका सिंगल एक्ट भी इंक्लूडेड है और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सिंगल एक्ट इंक्लूड है। एक्ट की डेफिनेशन में अगर कोई एक काम आपने किया जिसका कॉन्सिक्वेंस वो आया जो सेक्शन के प्रोविजन में दिया हुआ है, या फिर आपने बहुत सारे काम करे तब जाके आपका वो कॉन्सिक्वेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक पर्सन को जो टेरेस पे खड़ा था 4th फ्लोर से आपने पुश कर दिया, गिर गया, डेथ हो जाती है, तो ठीक है, लाइबिलिटी बन गई 103 BNS, मर्डर किया आपने, अगर बाकी सारे एलिमेंट प्रूव हो जाते हैं तो। सेकेंड चीज, आपने क्या किया, एक पर्सन को नीचे से उठाया, उसको बीट किया, उसको स्टेयर्स में से ड्रैग किया, फिर आप उसको टेरेस पे लेके गए हो, वहां जाके आपने उसको पुश किया, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट्स। आपने पहले मारा है, उसके बाद आप स्टेयर्स में से जबरदस्ती उसको ड्रैग करके टेरेस पे लेके गए हो, और फिर वहां से आपने पुश किया है, लेकिन अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट क्या है, वही किलिंग, डेथ, मर्डर। तो यहाँ पे भी 103 BNS का एक्टस रियस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक्टस रियस में जब भी हम एक्ट की बात करते हैं तो आपने जो कॉन्सिक्वेंस कॉज किया है, जो अल्टीमेट एलिमेंट आपने प्रूव करना है किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए, किसी को कल्पेबल बनाने के लिए, वो आपका एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है, वो आपका सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आएंगे कि आपने ठीक है पढ़ा कि एक्ट एक सिंगल एक्ट है प्लस सीरीज ऑफ एक्ट है, लेकिन जब आप सेक्शन 3 क्लोज 4 पे जाएंगे, सेक्शन 3 क्लोज 4, तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके एक्ट के अंदर इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, हम जब भी डेफिनेशन क्लोज को पढ़ेंगे तो हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 क्लोज 1 फिर 2 क्लोज 2 फिर 3 फिर 4, नहीं, इंटरलिंकिंग के जरिए पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेक्शन 3 क्लोज 2 ने एक डिस्क्लेमर दिया कि अगर बीएनएस में कहीं पे भी कोई प्रोविजन डिफाइंड है तो थ्रू आउट बीएनएस अनलेस एंड अनटिल समथिंग अदरवाइज इज प्रोवाइडेड, हम उसी इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी है कि एक्ट क्या होता है, ये पढ़ा हमने सेक्शन 2 क्लोज 1 में कि एक्ट में सिंगल एक्ट्स भी होते हैं और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी होती है। उसके बाद हम आते हैं कि एक्ट में आपके इलीगल ओमिशंस भी इंक्लूडेड रहते हैं, ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 3 क्लोज 4 में। ठीक है, अब ये इलीगल ओमिशन होते क्या है, जब हम इलीगल ओमिशन पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 25। अब सेक्शन 2 क्लोज 25 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लोज 25 कहता है कि इलीगल ओमिशन में सिंगल ओमिशन भी इंक्लूडेड है प्लस सीरीज ऑफ ओमिशंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और ओमिशंस कौन से, जो इलीगल है। सिंपल ओमिशन आपका एक्टस रियस नहीं बनता, एक्टस रियस आपका बनता है इलीगल ओमिशन। अब इलीगल ओमिशन क्या होता है, ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 15 में। क्लियर है, सबसे पहले हमने एक्ट पढ़ा कि एक्ट में सिंगल एक्ट है प्लस सीरीज ऑफ एक्ट है, फिर हमने पढ़ा कि एक्ट में तो इलीगल ओमिशन भी है, जो हमने पढ़ा सेक्शन 3 क्लोज 4 में। फिर हमने पढ़ा कि इलीगल ओमिशन में क्या होता है, सिंगल ओमिशन भी होता है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 25 में। उसके बाद मैंने कहा कि इलीगल ओमिशन होता क्या है, वो आपका दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 15 में। क्लियर है, जब हम सेक्शन 2 क्लोज 15 को पढ़ते हैं तो समझ आएगा कि इलीगल ओमिशन में दो डेफिनेशन है। पहली चीज है इलीगल क्या होता है, और सेकंड चीज है इलीगल ओमिशंस क्या होते हैं। तो अगर हम इलीगल समझ लेते हैं तो इलीगल ओमिशन तो बहुत इजी है कि जो भी ओमिट करना इलीगल है वही इलीगल ओमिशन है, कि आपकी कोई ड्यूटी थी और आपने उसको करने से ओमिट कर दिया, वो आपकी लीगल ड्यूटी थी जिसको आपने फुलफिल नहीं किया, तो वो इलीगल ओमिशन बन गया। तो पहले पढ़ो कि इलीगल क्या होता है, ये सेक्शन 2 क्लोज 15 में दिया हुआ है, दोनों डेफिनेशंस, पहले इलीगल बताया फिर उन्होंने इलीगल ओमिशन बताया। इलीगल क्या कहता है, एवरीथिंग, कोई भी ऐसा काम जो ऑफेंस है, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, वो क्या होता है आपका, इलीगल होता है। सेकंड बात करता है कि एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो भी आपका इलीगल है। और थर्ड ये बात करता है कि एवरीथिंग विच फर्निशेज ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये भी इलीगल है।
यानी जब हम इलीगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमने 3 कैटेगरी पढ़नी है। पहली चीज क्या होता है इलीगल में, कोई भी चीज जो ऑफेंस है, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ना है कि कोई भी चीज जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। और थर्ड चीज जो हमने पढ़नी है वो है कि कोई भी चीज जो कोई सिविल रॉन्ग होता है किसी पार्टी के खिलाफ, आपको एक कोज ऑफ एक्शन देता है कि आप सिविल एक्शन उस पर फाइल कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपका इलीगल की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। इलीगल क्या होता है, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये इलीगल होता है। तो आपको नहीं लगता कि विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ दोनों सेम चीजें? क्या ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ में भी कोई फर्क है? सबसे पहले ये समझो कि क्या ऑफेंस और क्राइम में कोई फर्क है? ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस के लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ बीएनएस। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है कि ब्रॉडली एक बार बताऊं, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफेंस होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो पनिशेबल है अंडर बीएनएस, कोई भी आपका एक्ट जो पनिशेबल है अंडर बीएनएस वो ऑफेंस है, ठीक है। ये तो आपका ऑफेंस है। फिर क्राइम क्या होता है? क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि क्राइम में ऑफेंस इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्राइम है, ठीक है। ऑफेंस इसके अंदर की चीज है, यानी कि जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे क्राइम हैं, लेकिन जो क्राइम है वो सारे ऑफेंसेस नहीं, ठीक है। क्या सिर्फ क्राइम या सिर्फ जो भी चीजें लॉ प्रोहिबिट करता है वो सिर्फ बीएनएस में है? नहीं, डोवरी डिमांडिंग बीएनएस में नहीं है, एनडीपीएस के प्रोविजंस बीएनएस में नहीं है, पीएनडीटी के प्रोविजंस बीएनएस में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बाकी भी ऐसे लॉ हैं जो किसी चीज को प्रोहिबिट करते हैं, तो वो तो बीएनएस से बाहर की चीज है। तो जो भी कुछ बीएनएस में प्रोहिबिटेड है वो आपका ऑफेंस है, लेकिन जो इससे बाहर बाकी सारे लॉज में प्रोहिबिटेड है वो क्राइम के अंदर आता है, बीएनएस भी क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। तो क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है, ऑफेंस शॉर्ट टर्म है, मतलब उससे छोटी टर्म है। ये आप ये कह सकते हो कि क्राइम जीनस है, ऑफेंस स्पीसी है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि ऑफेंस क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि कोई भी चीज जो पनिशेबल है अंडर बीएनएस वो आपका ऑफेंस होता है, ऐसा ब्रॉडली आपका सेक्शन 2 क्लोज 24 कहता है। सेकंड कैटेगरी इलीगल में थी विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि जो बीएनएस में प्रोहिबिटेड नहीं है बाकी किसी लॉ में प्रोहिबिटेड है। हमने एग्जांपल लिया जैसे कि डॉवरी डिमांडिंग प्रोहिबिटेड है, उसके बाद हम स्मगलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। हम फूड अडल्ट्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। क्या ये सारा कुछ बीएनएस में प्रोहिबिटेड है? नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक लॉज भी है, उनमें प्रोहिबिटेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो बीएनएस में प्रोहिबिटेड है वो ऑफेंस है, और जो बीएनएस से अलावा किसी और क्रिमिनल लॉ में प्रोहिबिटेड है वो आएगा आपका विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ की कैटेगरी में, ठीक है। दोनों ये चीजें इलीगल है। थर्ड चीज आपकी आती है विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब सिविल एक्शन क्या होता है? सिविल राइट्स होते हैं जो राइट्स इन पर्सोनम होते हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके खिलाफ टोर्ट किया, किसी ने आपके खिलाफ न्यूसेंस किया, ये आपके सिविल रॉन्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो जहां पे किसी एक पर्सन के खिलाफ कोई भी सिविल रॉन्ग होता है तो वो उसके पास एक ग्राउंड क्रिएट हो जाता है जिसपे वो सिविल एक्शन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसने सामने वाले को ग्राउंड दिया कि वो कोई सिविल एक्शन आपके खिलाफ फाइल कर दे वो भी इलीगल है, ठीक है। दो कोई पर्सन है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने हायर किया किसी एक एक्सपर्ट ड्राइवर को, आपने पे किया और उसके बदले आपने ड्राइविंग सीखने के लिए उसको हायर किया, ठीक है। उसने ध्यान नहीं दिया और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको चोट लग जाती है या फिर गाड़ी में नुकसान हो जाता है, आपने कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया। ये सामने वाले का जो कंडक्ट है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर का कंडक्ट है, उसने आपको एक ग्राउंड दिया सिविल एक्शन के लिए, ठीक है। उसने कैसा काम किया है? उसने इलीगल काम किया है, क्लियर है।
तो इलीगल की डेफिनेशन में हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे। पहला ऑफेंस, सेकंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ और थर्ड है सिविल रॉन्ग्स। क्लियर है? ये तो हुई आपकी इलीगल की डेफिनेशन। हमने पढ़नी है इलीगल ओमिशंस क्या होते हैं। तो इलीगल ओमिशन भी आपका सेक्शन 2 क्लॉज 15 में दिया हुआ है कि व्हाट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। यानी कि आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी और आपने अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो उस ड्यूटी को फुलफिल ना करने से या तो कोई आप ऑफेंस कोज कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं उसको ओमिट करके जो प्रोहिबिटेड था लॉ में, जो नहीं करना चाहिए था। और थर्ड चीज है आपने ओमिट करके अपने खिलाफ एक सिविल रॉन्ग का ग्राउंड क्रिएट कर दिया। जैसे कि स्विमिंग सीखने जाते हैं तो वहां पे लाइफ गार्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी क्या है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है, किसी को कोई इंजरी हो रही है तो उसको बचाना है। अब एक कोई जो लाइफ गार्ड है उसने देखा कि एक बच्चे को चोट लगने वाली है और उसने क्या किया, उसने ओमिट कर दिया। कोई एक्टिव काम उसने नहीं किया जिससे उसको चोट लगी, उसने जो उसकी ड्यूटी थी उसको ओमिट कर दिया। यानी कुछ ड्यूटी थी जो उसको करनी चाहिए थी उसको ओमिशन किया, और ओमिशन करने से वो चीज इलीगल होगी क्योंकि उसने पे किया हुआ है। लाइफ गार्ड्स की ड्यूटी है कि वो उसको बचाएगा और लाइफ गार्ड ने उसको नहीं बचाया। ऐसा नहीं कि लाइफ गार्ड ने उसको जानबूझ के चोट मारी है, लेकिन एक सिविल ड्यूटी जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको ओमिट किया। ओमिट करने की वजह से उस बच्चे को चोट लगी है, तो ये क्या बन जाता है, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन बन जाता है, ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये आपका इलीगल ओमिशन हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर ऑफेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक नर्स है जिसकी ड्यूटी है कि वो उसको किसी भी पेशेंट को लाइफ सेविंग मैकेनिज्म्स जो भी हैं वो उन पे रखेगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन हटा दी। ये मर्डर है कि नहीं? मर्डर है। या फिर जब ड्यूटी थी प्रोवाइड करने की, उसको लगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी, गिल्टी माइंड स्टेट के साथ नहीं दी। उसने ऐसा नहीं है कि उसको कोई पॉइजन का इंजेक्शन दिया है या फिर कुछ स्पेसिफिकली किसी नाइफ वगैरह से थ्रोट स्लिट कर दिया, ऐसा कोई मर्डर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ओमिट किया है जो इलीगल था ओमिट करना। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, डॉक्टर की ड्यूटी है लाइफ को सेव करना, और उसने गिल्टी माइंड स्टेट के साथ क्या किया, मर्डर कोज किया। एक्टिवली कोई काम नहीं किया लेकिन पैसिवली किया, कुछ ऐसा किया जो उसकी ड्यूटी थी उसके अपोजिट करना, लेकिन उसने ओमिट कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और नर्स के पास इनहेलर है, उसको पता है कि सामने वाला मर रहा है लेकिन वो इनहेलर नहीं देती, ये इलीगल ओमिशन है। अगर डेथ हो जाती है तो ये भी कौन सी उसमें आएगा, मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। एक्ट नहीं किया लेकिन इलीगल ओमिशन तो किया, और हमने पढ़ा कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस। ठीक है। सेकंड चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ में मैंने बताया फूड एडल्ट्रेशन आपका लगा दो, डोबरी की डिमांडिंग लगा दो, कोई ड्रग्स की स्मगलिंग लगा लो, ऐसा कुछ भी करते हो जो लॉ प्रोहिबिट करके चलता है, या फिर ऐसा कुछ काम करते हो जो ड्यूटी थी आपकी उस काम को। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑफिसर है या फिर कोई एक पर्सन है जिसमें ग्राम सरपंच वगैरह सब कुछ आते हैं, वहां पे कोई क्राइम हो रहा है, उसके एरिया में कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग हो रही है, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि वो इन्फॉर्म करे, लेकिन वो ओमिट कर देता है इन्फॉर्म करने से। इसका मतलब उसने एक ऐसा ओमिशन किया है जिससे कोई ऐसा काम हुआ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। ठीक है। तो ये भी इलीगल ओमिशन है, लायबिलिटी बनती है, कल्पेबिलिटी बनती है। तो हमने ये देखना है कि एक्ट है, एक्ट में हमने पढ़ा कि इलीगल ओमिशंस भी इंक्लूड होते हैं, सिर्फ ओमिशंस नहीं, इलीगल ओमिशन। एक्ट में ओमिशन तो इंक्लूड नहीं हो रहे। अब आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट स्विमर हैं और आप किसी नदी के साथ बैठे हुए हैं, आपने देखा कि कोई एक बड़ी एज का आदमी है जो डूब रहा है और आप चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि आप उसको बचाएंगे, वो डूब जाता है तो क्या आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो जस्ट ओमिशन है, इलीगल ओमिशन नहीं है। इलीगल ओमिशन होने के लिए इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी था उस इंसान के साथ कि कल को अगर आप डूब रहे हो तो मैं बचाऊंगा, सामने वाले ने पेमेंट कर रखी है, कोई और किसी भी कंसिडरेशन के साथ आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है।
तो एक्ट में सिर्फ ओमिशंस नहीं आएंगे, इलीगल ओमिशंस आएंगे, ये आपको याद रखना है। जहां कहीं भी आप देखेंगे कि वर्ड यूज हुआ है इलीगल, तो याद रखना ये तीनों कैटेगरी आपने दिमाग में फ्रेम कर लेनी है कि इलीगल है, हमने कहा इलीगल, तो हम याद रखेंगे कि इलीगल में आपका ऑफेंस भी है, इलीगल में समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी है, एंड समथिंग विच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन भी इंक्लूडेड है। जैसे कि सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे बीएनएस में, तो आप पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा आदमी किसी सेम कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई इलीगल एक्ट करते हैं, एग्री करते हैं, इनफैक्ट कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने कहा दो या दो से ज्यादा आदमी किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि चलो कुछ इलीगल करते हैं, इसका मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया कि चलो कोई ऑफेंस करते हैं, या फिर एग्री किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या फिर उन्होंने कहा कि चलो किसी के साथ न्यूसेंस करते हैं, ठीक है, कोई भी टोर्ट करते हैं, कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इंडल्ज हो रखे हैं, और उन दो तीन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इलीगल वर्ड यूज हुआ है कि दो या दो से ज्यादा आदमी जब किसी इलीगल चीज को करने के लिए एग्री कर जाते हैं, तो इलीगल में तो तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, उसमें आपका सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, उसमें आपका लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड भी हो सकता है, और उसमें आपका ऑफेंस दैट इज पर्टिकुलरली कल्पेबल अंडर बीएनएस वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने समझना क्या है कि एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। एक्ट में सिंगल एक्ट इंक्लूडेड है, सीरीज ऑफ एक्ट्स इंक्लूडेड है। एक्ट में सिंगल इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड है, सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। चारों चीजें एक्ट में आएंगी। ऐसा कोई भी एक्ट या फिर आप ये कहो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट जिसकी वजह से कोई भी बीएनएस का प्रोविजन आपका कॉन्ट्रावीन हो रहा है, प्लस हम पढ़ेंगे कि ये मेंस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तब जाके बीएनएस में कोई भी एक्शन कल्पेबल होता है, ठीक है। थैंक यू।